वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग पेट 2022 के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोगों का 16वां मॉक टेस्ट है। अब तक हम लोगों ने 15 कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये करनी है कि आप लोगों की तैयारी कैसे हो रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, तैयारी में फेज जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। किसी दिन ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो किसी दिन कम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग निरंतरता बनाए रखें। उस ज़्यादा कम की अपेक्षा आप बस इतना रखें कि आप डेली करते रहें। कभी आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ रहा है, फिर कभी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो ये सब परीक्षा के फेज होते हैं, इनसे घबराएं नहीं, इन सब से लड़ना सीखें। पेपर का आउटलाइन देखते रहें, कितने पे कट ऑफ बनती है, क्या होता है, सारी डिटेल। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि आपको सभी करंट जो वाक़या हो रहे हैं उससे अपडेट कराया जाए, लेकिन फिर भी आप लोग इस पर ध्यान रखें कितना कट ऑफ बनेगी, कितना मेरा स्कोर हो रहा है, कितना नहीं। आप टेस्ट मॉक टेस्ट ज़रूर दें। जो प्रश्न गलत हो रहा है उस टॉपिक को कहीं नोट करके लिखें, फिर उसे जाके अच्छे से फिर से रिवाइज करें। चलिए, बातें तो बहुत कुछ करनी है लेकिन वक्त का थोड़ा अभाव है। इसके लिए एक नया वीडियो हम लोग अलग से बना देंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला। देखिए, मृतकों का टीला जो है ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? देखिए, ऋग्वेद जो है ये हमारा सबसे पुराना वेद है और इसमें अगर प्रमुख देवता की बात की जाए तो पहले के प्रश्नों में भी हम लोगों ने देखा है कि सबसे प्रमुख देवता जो इसमें होते हैं इंद्र होते हैं। इंद्र, इनके ऊपर कितने सूक्त लिखे गए हैं? तो 250 सूक्त लिखे गए हैं। जबकि दूसरे नंबर पे अगर कोई आता है तो वो आते हैं अग्नि। इनके लिए 200 सूक्त जो है वो ऋग्वेद में वर्णित है। तो हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा वो है अग्नि। नेक्स्ट आइए देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर, देखिए 599 ईसा पूर्व में जो है कुंडल ग्राम वैशाली के निकट जो है महावीर जी का जन्म होता है। इनका पूरा कालक्रम आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से महत्वपूर्ण बनते हैं, कई प्रश्न बनते हैं। इनके जो पुस्तकें रही हैं और मृत्यु के समय ये कहाँ थे, तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, दीवाने खैरात। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने खैरात। देखिए, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। यह क्या था? एक दान विभाग था। क्या था? दान विभाग। फिर से आपको याद रहे, कभी भूले ना, उसके लिए आप लोग याद रखिए, खैरात क्या बोलते हैं? खैरात में किसी चीज़ को दे दिया। खैरात में क्या दिया जाता है? दान दिया जाता है, दान। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है और ये क्या है? मुगल सम्राट हैं और उनका मकबरा है। देखिए, बाबर का मकबरा जो है वो कहाँ पे है? तो काबुल में है। बाबर का काबुल में, अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का जो है वो लाहौर में है और शाहजहां का आगरा में है। अब कूट की सहायता से आप लोग इसे मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। देखिए, जो सर थॉमस रो था यह 1615 में जो इंग्लैंड के राजा थे, कौन थे? जेम्स प्रथम के आदेश से वो भारत आता है और सम्राट जो यहाँ के थे भारत के, जहांगीर के दरबार में उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए देखिए, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब, आप लोगों को डलहौजी का जो
डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, जिसे हिंदी में हड़प की नीति कहते हैं, वो पता ही होगा। उसी की वजह से ये अवध को मिला लिया गया था अंग्रेज शासन में। तो उस समय कौन थे अंतिम? तो वाजिद अली शाह थे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अवध को कब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? तो 1856 में, 1856 में। नेक्स्ट आइए देखिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने कहा था? यह लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया था। कब कहा गया था? जब ये विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन आयोग जो वापस आया था उसका विरोध कर रहे थे। उसी समय इनके ऊपर लाठी चार्ज हो गई थी। उसी समय इन्होंने बोला था कि हर एक लाठी का वार जो है अंग्रेज की ताबूत का अंतिम कील होगा और अंग्रेज अब यहाँ से जाने वाले हैं। साइमन कमीशन कब आया था? 1927। इसका विरोध क्यों किया जा रहा था? इसमें सभी लोग अंग्रेज थे, अंग्रेज। इसके जितने आयोग के जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने विरोध किया। बोला ऐसे कोई कानून मुझे चाहिए ही नहीं जो टोटल अंग्रेज ही पूरा आयोग गठित कर रहे हैं, वही पूरा सब कुछ देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वही बना रहे हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए, JB कृपलानी जी जो थे ये 1946 में कहाँ अधिवेशन होता है कांग्रेस का? मेरठ में। उसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी रहते हैं। आज़ादी कब मिली? 1947 में। तो जब 1946 में मेरठ में यही थे तो 1947 तक आते आते सिर्फ यही थे। और यहाँ पे ये बार बार प्रश्न क्यों बनाया जाता है? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का आज़ादी के समय कौन था, ये एक मुद्दा बनता है। और दूसरा ये है कि ये मेरठ में हुआ था। मेरठ अर्थात कहाँ पे? यूपी में हुआ था। तो इसलिए यूपी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, इसीलिए बार बार ये प्रश्न बनाया जाता है। कई बार तो 1946 वाला भी बनाया गया है, आप लोग इसे भी नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन से प्रश्न है। तो ये कब हुआ था? 1905 में। आपको पता है बहुत ज़्यादा घोर विरोध होने के बाद लास्ट में इसको कैंसिल कर दिया जाता है और फिर 1911 में घोषणा की जाती है। 1912 में इसको रद्द कर दिया जाता है। और सेम वही समय रहता है जब दिल्ली राजधानी जो है कलकत्ता से उठा के दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाती है। 11 में उसका भी आदेश होता है, 12 में लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, पाक जल संधि भारत के किस देश से अलग होती है? भारत को किस देश से अलग करती है पाक जल संधि? तो देखिए, भारत का जो ये नीचे का मैप है, यहाँ श्रीलंका अवस्थित है। श्रीलंका के बीच में का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अवस्थित है पाक जल संधि। पाक के नाम से पाकिस्तान मत लगाइएगा, कन्फ्यूजन बना रहता है। देखिए, इसीलिए पहले ही ऑप्शन में उसको रखा गया है बारूद की तरह, जबकि गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। नेक्स्ट आइए देखते हैं, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के तट पर है। और यह प्रश्न क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में होता है, तो गंगा नदी के किनारे। लेकिन उज्जैन में जो है ये शिप्रा नदी के किनारे लगता है हर 12 वर्ष पर, 12 वर्ष पर। इसीलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो वो है शिप्रा नदी। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं महत्वपूर्ण, 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें से एक जो है उज्जैन महाकाल यहीं पे अवस्थित है, उज्जैन महाकाल। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। यह जो है, इसके बारे में एक और फैक्ट आप लोग याद रखिए कि यह फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान था भारत का। और इससे पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क। और ये 1936 में अस्तित्व में आया था। इतने फैक्ट महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में अवस्थित है। कई बार प्रश्न आया हुआ है, बार बार आता है क्योंकि पहला है, तो आप लोग इससे ध्यान रखिए। एम्स्टर्डम की राजधानी क्या है? देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है एम्स्टर्डम जो है ये किसकी राजधानी है?
तो एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। अच्छा, बाकी अन्य देशों को देख लेते हैं। तो जो हम लोगों का यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी राजधानी क्या है? तो ये आबू धाबी है, आबू धाबी। जबकि यहीं दक्षिण कोरिया का देख लेते हैं तो सियोल, सियोल इसकी राजधानी है। और इटली की रोम। ये महत्वपूर्ण थे। एक बार हल्के से आप लोग ज़्यादा करके एशिया और पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया को लेके इन सब का आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर बनते हैं कि किसकी राजधानी कौन सी है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? देखिए, एशिया से यूरोप को अलग करने वाला जो पर्वत है वो यूराल पर्वत है। यूराल ये अवस्थित कहाँ पे है? तो ये रूस में अवस्थित है, रूस। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, न कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसका करते हैं? नीति आयोग। जीएसटी के नहीं हैं ये नीति आयोग के। आरबीआई गवर्नर आपको पता है, आरबीआई के फैसले लेते हैं। सेबी जो है वो अपने फैसले लेता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो बड़े पैमाने पर 2 बार किया गया है। पहला कब होता है? तो पहला 1969 में होता है। इसमें कितने बैंक टोटल थे? तो इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था। 14 बैंक इसमें शामिल थे। दूसरा जो होता है, दूसरा 1980 में होता है। 1980 में इसमें टोटल कितने बैंक थे? तो इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सीधे आपके सिलेबस में सीधा लिखा गया है, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। दोनों राष्ट्रीयकरण आप लोग देख लीजिएगा। सीआरआर का असंक्षिप्त रूप क्या है? देखिए, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो ये बोला जाता है सीआरआर को, जिसका जो मतलब हिंदी में अनुवाद होगा नगद आरक्षित अनुपात। देखिए, सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट, ये सब क्या है? ये सब कितने फैक्ट हैं इसके फैक्चुअल, वो सब करंट अफेयर से आप लोग देख लीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सीधे डाटा भी पूछे जा सकते हैं इस समय कितना कितना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये जो है 2014 में 15 अगस्त को अनाउंस की जाती है। इसी से इसकी शुरुआत होती है। अब इसमें है क्या जन धन योजना में? जन धन योजना में बैंक खाते खोलना है। आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत से लोगों के पास जन धन बैंक खाता होगा। उसमें क्या होता है? जीरो बैलेंस का खाता होता है। ये ज़्यादा करके प्रयास किया गया कि लगभग सभी भारतीयों के पास, सभी परिवार के पास पहुंचा जाए, बैंक का एक्सेस पहुंचा जाए, जिससे वो बैंकों का लाभ उठा सकें, उसमें वित्तीय लेन देन कर सकें, पैसों का बचत भी कर सकें और लोन वगैरह से भी कुछ फ़ायदा ले सकें। इससे कई फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़, गवर्नमेंट का अगर कोई आपको डायरेक्ट सब्सिडी देना चाहती है तो गवर्नमेंट वहाँ से ऊपर से देख के आपको डायरेक्ट पैसे पहुँचा सकती है। अगर आपके पास बैंक ही नहीं रहेगा तो आपके पास कैसे आएगा? नेता के थ्रू आएगा तब भी तो पूरा नहीं पहुँच पाएगा, अधिकारी के थ्रू आएगा तब भी पूरा नहीं पहुँच पाएगा। तो ये सब समस्याएँ होती हैं। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बांटे हुए हैं? देखिए, आर्थिक कार्यों का जो क्षेत्रक है वो टोटल 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी अर्थात प्राथमिक सेक्टर। इसमें क्या आता है? इसमें एग्रीकल्चर, कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है। ऐसे कार्य जो एकदम ज़मीन से जुड़े होते हैं, ऐसे कार्यों को वो प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। दूसरे में क्या आता है? दूसरे में मशीनरी वगैरह आती है, जैसे पैक्ड होते हैं। आलू को आप लीजिए, आलू जब पैदा करेंगे आप तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, लेकिन जब वो बन के चिप्स के रूप में पैकेट बनेगा तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो मतलब प्रोसेस के साथ मटेरियल बनाए जा रहे हैं मशीनरी के उपयोग से, ये ऐसे करके। और तीसरा टर्सरी सेक्टर जो होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक सर्विस है। डॉक्टर आपको दवा दे रहा है, वो सर्विस सेक्टर में आएगा। ऑटो वाला आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुँचाया, उसने आपकी सेवा की। होटल वाले ने आपको खाना खिलाया, उसने आपकी सेवा की। ये सर्विस सेक्टर होते हैं। तो आर्थिक कार्य टोटल 3 सेक्टर में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, अर्थात जिसे सर्विस सेक्टर भी
कहा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। विशेष बात दीजिएगा, नहीं की गई है बात की यहाँ की जा रही है। देखिए, जो न्याय की व्यवस्था है संविधान में वो टोटल 3 प्रकार की गई है। वह तीनों क्या हैं, तो वो हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात उसमें की गई है। उसमें जो है लोकतांत्रिक राजनीति की बात नहीं की गई है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बनेगा। पीछे वाले टेस्ट में आप देखेंगे तो पूरा प्रस्तावना हमने टेस्ट के अंदर ही लेके पढ़ा है, तो इसलिए वो प्रश्न यहाँ से आसानी से बन जाते हैं, मुझे आवश्यकता नहीं है उसे वापस से आपको बताने की। आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देखिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के अंतर्गत जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19(1) के अंतर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। अभिव्यक्ति अर्थात मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, आपसे बोलने की, आलोचना करने की, किसी चीज़ को समझने की, जानने की, सरकार के प्रति कहीं असहमत है तो उसे व्यक्त करने की, या सहमत है तो उसके बारे में बोलने की, तो ये सब सारी स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19(1) में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं। देखिए संसद शब्द जो है, संसद जो है ये टोटल तीनों लोगों से मिलकर बनता है। कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी। विशेष ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, हाई कोर्ट की नहीं। हाई कोर्ट की अभी CJI चीफ जस्टिस नहीं बनी है मुख्य न्यायाधीश, जबकि उच्च न्यायालय में बन चुकी हैं। तो वो कौन थी? देखिए लीला सेठ जो हैं ये सबसे पहले भारत में किसी भी उच्च न्यायालय की अर्थात हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और ये पहला राज्य कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फातिमा बीबी, बहुत से लोग इनके ऊपर लगाएंगे, तो ये गलत है। आपको मैं बता दूं, फातिमा बीबी जो बनी थी वो बनी थी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश में अंतर आप समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन गलत हो जाएगा। ये न्यायाधीश बनी है सुप्रीम कोर्ट में, आप समझिए जज बन गई हैं, लेकिन उसकी मुख्य जज नहीं बन पाई हैं अभी तक कोई महिला सदस्य सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में अर्थात राज्यपाल अगर आपको बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी आपकी होनी चाहिए। देखिए अनुच्छेद जो है 157 में जिक्र किया गया है न्यूनतम आयु राज्यपाल की कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? वो भारतीय हों, भारत के नागरिक होने चाहिए। तो सही जवाब जो बनेगा वो 35 साल बनेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। देखिए मान लीजिए ये कोई दर्पण है, इसके सामने एक और दर्पण है, इसके बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए दर्पण के अंदर दर्पण, दर्पण के अंदर दर्पण, दर्पण के अंदर ये चीज़ें बनती रहेंगी। वो कब तक बनेंगी? अनंत तक। सही जवाब बनेगा अनंत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में देखिए फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड जो है, फार्मिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड। यही जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। अच्छा, चींटी के साथ साथ और भी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी और एक थोड़ा उससे बड़ा जो है वो एक बर्रो होता है, थोड़ा सा पीला पीला टाइप का होता है, उसके अंदर जो डंक होता है वो भी, और प्लस उसके बाद बिच्छू के अंदर भी सेम एसिड पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिए। इन लोगों के बीच में मेथेनोइक एसिड कई बार मतलब कम बार आया है, ज़्यादा करके फॉर्मिक एसिड ही पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया जाता है। तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? अम्लराज। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जो H2SO4 होता है, इसे अम्लों का राजा अम्लराज कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को, देखिए जो साइटोलॉजी है ये कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, जबकि कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है, मांसपेशियों का अध्ययन। और न्यूरोलॉजी आपको पता होगा, तंत्रिका तंत्र संबंधी जो विज्ञान होता है उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार चारों अध्ययन आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? जल में घुलने वाला विटामिन, तो जल में जो घुलेगा वो विटामिन सी घुलेगा। आप लोगों को याद रखिए जल में घुलने वाले विटामिन दो ही होते हैं, बी सी ही जल में घुलते हैं, यही दो हैं, बाकी सभी जो है वो जल में नहीं घुलते हैं। इस प्रकार साथियों 30 प्रश्नों का श्रृंखला हम लोगों का समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा प्रयास वो भी आप अवश्य शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।